स्वागत है आप सभी लोगों का। तो पिछली बार ये गांधी जी पर जो हमारी एनसीईआरटी से सीरीज़ चल रही है, बनी हुई है, इसके विषय में हमने जाना था कि असहयोग आंदोलन हुआ और उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे कि गांधी जी को जो प्रसिद्धि थी एक जन नेता के रूप में भारत में वो दिन ब दिन किस तरह से मिलती जा रही थी। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी लिख करके कि गांधी जी से जितने प्रश्न बनते हैं वो उनके न केवल उनके आंदोलनों को लेकर के बनते हैं, वो उनके व्यक्तित्व को लेकर के भी बनते हैं। जो लोग इस पुस्तक के को इग्नोर कर रहे हैं या नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनको लगता है कि बोर्ड पर लेक्चर है तो ज़्यादा अच्छा है, वो बाद में जा कर के पछताएंगे, क्योंकि इसी चीज़ को मैं बोर्ड पर भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके नज़र से किताब गुजरे, आप पकड़ो उन चीज़ों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए। इस वजह से ये काम मैं कर रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का जो एक अद्भुत व्यक्तित्व था, किस प्रकार से लोगों के मन में समाया था, उनकी जो प्रसिद्धि थी, उनके क्या क्या कारण थे, किस तरह से वो लोगों के अंदर समाई थी। जो एक आवाज़ पर जो गांधी जी कहते थे लोग करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल हमने चरखे के बारे में पढ़ा था, कल हमने उनकी प्रसिद्धि के बारे में पढ़ा था, लोग उनको महात्मा कहने लगे थे, ये भी पढ़ा था हमने। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, जिन इतिहासकारों के नाम यहाँ लिए गए हैं ये भी जान लीजिएगा कि एनसीईआरटी में जो इतिहासकार दिए हैं, इसका मतलब इन इतिहासकारों को काफ़ी हद तक आपका जो शासन है, भारत है, उन इतिहासकारों में मान्यता देता है, उनकी सोच को मान्यता देता है। और इतिहास एक सोच से ही चलती है। आप पाकिस्तान जाओगे तो गांधी जी के बारे में उतनी अच्छी बातें आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हर एक को देखने का अपना अपना एंगल है, इसलिए इतिहास थोड़ा सा सापेक्षिक भी होता है। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी जी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, देखिए, जो महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था, जो चरित्र था, उसके बारे में ये बात है। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने रिपोर्ट लिखी थी। अब देखिए अखबारों से कैसे हम सत्य तक पहुंचते हैं, कैसे इतिहास बनाते हैं, इसको हम देखेंगे। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद वे ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुममही स्टेशनों पर 15 से 20 हज़ार से कम लोग नहीं थे। तो देखिए, ये गांधी जी की प्रसिद्धि थी कि किस तरह से गांधी जी के जो चाहने वाले थे वो उनको हर जगह घेरे हुए थे। और उस ज़माने की बात है, आज तो भीड़ बुलानी पड़ती है, उस ज़माने की बात है किस तरह से लोग 15-15 हज़ार की संख्या में छोटी छोटी जगहों पर जो है स्टेशनों पर खड़े हुए थे लोग। महात्मा जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10 हज़ार से कम लोग नहीं थे। अब देखिए, ये गांधी जी की प्रसिद्धि थी। प्रेम से अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। अब गांधी जी के व्यक्तित्व में इतनी करुणा थी, इसलिए गांधी भविष्य के भी नेता रहेंगे हमेशा। भविष्य के जितने दर्शन हैं वो गांधी से मेल खाएंगे, और उस ज़माने के जो लोग थे, हिटलर जैसे लोग, उनसे मेल नहीं खाएंगे। तो देखिए, इतनी करुणा गांधी जी के अंदर थी कि लोग उनको देख कर के रोने लगे, अब प्रेम से अभिभूत होकर के। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने के लिए कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह से उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों में उनके लिए उनके दर्शन किए। तो देखिए, ये व्यक्तित्व था जादुई। इस पर मैं आपको सामने से भी एक वीडियो बना करके दे दूंगा, ताकि आपको लगे कि भाई बताया गया है कुछ, लेकिन बुक पढ़ना भाई बहुत ज़रूरी है। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनके चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गईं। कुछ स्थानों पर
यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ़ों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। अब देखिए, ये लोगों के मन में जो धारणाएं, अफवाहें जो बन रही थी, इतिहास किसी के व्यक्तित्व निर्माण में अफवाहों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये देखिए, यहाँ पर गांधी जी की प्रसिद्धि में अफवाहों का बहुत बड़ा महत्व था। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। देखिए, ये सब अफवाहें थी, लेकिन ये गांधी जी को महात्मा बना रही थी, गांधी जी को जननेता बना रही थी। गांधी जी के प्रति जो मन में लोगों की जो धारणा बनी हुई थी, ये सब वो बातें थी। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियाँ भी थीं कि मतलब गांधी जी इतने बड़े संत हैं, यदि कोई उनका बुरा करेगा तो उसका बहुत बुरा होगा। तो इस तरीके की अफवाहें जो थी उस दौर में फैली हुई थी। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों पर घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए और उनकी फसल चौपट हो गई। तो देखिए, ये वो बातें थीं समझने के लिए जिसको आपको समझना है। गांधी बाबा, गांधी महाराज और सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्ता वापस लाने वाले थे। गरीबों, विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। तो देखिए, गांधी जी जो अफवाहें बनी हुई थी या जो उनकी प्रसिद्धि हुई भी थी, उसके पीछे गांधी जी का अपना भी एक वो था कि गांधी जी ने जिस तरह से अपनी वेशभूषा बनाई थी उनके बीच में, किसानों के बीच में, और जिस तरह से उन्होंने चरखे की बात की थी, इससे उनके सारे धारणाओं को बड़ा बल मिल रहा था। उनकी जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सारी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से बहुत सहानुभूति रखते थे। तो देखिए, गांधी जी का एक कथन है कि जो सुधार आप दूसरों में देखना चाहते हो, वो सुधार सबसे पहले आप स्वयं में कीजिए। तो गांधी जी सबसे पहले जो बातें दूसरों से कहते थे, उनको अपने जीवन में चरितार्थ करते थे। तो ये चरितार्थ की हुई जो बातें थीं, इन बातों के पीछे सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताई वो यही थी कि गांधी जी ने सबसे पहले तो खुद जो श्रमजीविता, इसके लिए एक शब्द दूंगा मैं आपको, श्रमजीविता को अपनाया। हाथ से काम करते थे, सारा काम खुद ही करते थे, ये सबसे बड़ी बात थी। और श्रम से अपना जीवन चलाने का निर्देश जो है या संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। और ये गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि गरीब लोगों की तो ज़िंदगी ऐसी चलती थी। अब कोई अमीर आदमी हो और उससे आप जा कर के कहो कि भाई तू अपना काम नौकरों से नहीं खुद करा कर, तो शायद वो इस बात को अच्छा तो बताएगा लेकिन अपने जीवन में कभी उतारेगा तो नहीं। लेकिन ये जो सोच थी, ये गरीब किसानों से जो है बड़ी मेल खाती थी, इसलिए गांधी जी के प्रति उनकी बड़ी सहानुभूति थी। गांधी जी उनके प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। महात्मा गांधी जी का जन अनुरोध निस्संदेह कपट से मुक्त था। हाँ, ये सबसे बड़ी बात थी। देखिए, गांधी जी निष्कपट थे और यही कारण है कि गांधी जी को लोग कितना भी कुछ भी कहें, गांधी जी की हस्ती के सामने बाकी सभी लोगों की हस्ती बहुत छोटी है। और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया संगठन था। तो देखिए, ये लाइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं आप कोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम में आएगी लिखने के। ये वाली लाइनें तो सभी हैं इम्पॉर्टेंट, मैं बताता ही हूँ आपको, लेकिन जो जो खास बातें हैं उनको आप समझते जाइए। उनके द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गईं। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। हाँ, ये प्रजामंडल आंदोलन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताकि जो रियासत के लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वो भी भारत के प्रति अपनी एक देशभक्ति दिखाएं।
एक श्रृंखला गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। हाँ, पहले जो चीज़ें थीं, जो पढ़े लिखे लोग थे वो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन गांधी जी ने सामान्य जो हिंदी थी या जो राष्ट्रभाषा थी, भारत की भाषा थी, उसको अपनाने की बात करी। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थीं। ठीक है ना। तो अभी तक जो एक स्टैंडर्ड जो बना हुआ था उसको जो है लोकल लेवल पर भी जो है डेवलप करना शुरू किया और गांव-गांव में कांग्रेस की शाखाएं जो हैं वो खोली जाने लगीं। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों में फैल गया। तो गांधी जी को की राष्ट्रवाद को फैलाने में जो एक भूमिका है वो देखिए यहाँ से आती है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है, यही पॉइंट्स लिखे जाते हैं। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों में फैल गया और अब इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो इससे अछूते थे। तो ये गांधी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी राष्ट्रवाद को बढ़ाने की, उसका विस्तार करने की। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने बहुत ही जल्द ही समझ ली कि अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ ले रहे हैं स्वतंत्र भारत में, ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलनों का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। तो देखिए ये बातें थी उस समय गांधीवादी। देखिए जितने व्यापारी लोग भी थे उनके लिए भी देखो अंग्रेज़ी व्यापारियों के लिए के सामने उस समय प्रतिस्पर्धा रखना बड़ा मुश्किल काम था। तो कहीं ना कहीं उनको उद्यमियों को, यानी उद्यमी मतलब इंटरप्रेनर्स या जो पूंजीपति थे भारत के कुछ गिने चुने, उनको लगता था कि जब भारत आज़ाद होगा तो कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा उस चीज़ का जो अंग्रेज़ों के होने पर नहीं हो सकता। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्यमी दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्यमी उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न थे और स्वभावतः परस्पर विरोधी थे। ये बात तो बिल्कुल तय है। देखो अमीर का जो स्वार्थ या लाभ या हित है वो अलग है, गरीब का हित अलग है, दोनों के हित बिल्कुल परस्पर अलग अलग होते हैं। हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता है। अब ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप कहीं ना कहीं उतार लीजिएगा कि गांधीवादी राष्ट्रवाद जो था वो उनके अनुयायियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस लाइन को आप पॉइंट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इसमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत और C राजगोपालाचारी शामिल थे। तो देखिए यहीं से अब उनके अनुयायियों के बारे में भी आपको पता लगता है। ठीक है ना। तो यही चीज़ें कुछ समझने की होती हैं कि किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहा था। बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से इसमें दिया गया है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जब समझोगे तो आपको आंसर देना भी बड़ा आसान होगा। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा आगे चल के। गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ साथ भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि गांधी जी के जो अनुयायी थी वो किसी एक निश्चित धर्म, जाति या उसको बिलोंग नहीं करते थे, अलग अलग क्षेत्रों के थे, अलग अलग धार्मिक परंपराओं के थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने में लगाया। तो देखिए ये हरिजन उद्धार, खादी, ये यहाँ से शुरू होता है 1924 के बाद में। इसको रचनात्मक कार्य कहते थे वो। और गांधी जी की ये फिलॉसफी भी आपके बड़े काम में आएगी, मैं आपको बताऊंगा भी बाद में, अभी भी बता दे रहा हूँ कि जब आप बहुत निराश हो तो निराश होकर के हम लोग क्या करते हैं कि काम ही करना बंद कर देते हैं। तो लोगों की ऊर्जा, उत्साह ना गिरे, इसको लेकर के गांधी जी ने जो है अपने अनुयायियों को काफ़ी प्रेरित रखने के लिए उनसे रचनात्मक कार्य करवाते थे। उन रचनात्मक कार्यों में खादी जो है बड़ा इम्पोर्टेंस निभाती थी। इस पर मैं और आपको थोड़ा सा चर्चा करके बताऊंगा।
उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर दिया। देखिए, जो स्वदेशी और ये सब चीज़ों की बात आज करते हैं ना, आज तो इनकी कोई प्रासंगिकता है नहीं, क्योंकि आज भूमंडलीकरण का दौर है, तो सब इसी तरीके से है। स्वदेशी कुछ नहीं है, जो यहाँ स्वदेशी है वो विदेश में जाकर भी बिकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग समझे हैं बहुत अच्छे से, किस तरह से उनका एक जो व्यक्तित्व था वो डेवलप हुआ इस बीच में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नमक सत्याग्रह पर नज़र डालेंगे। नमक सत्याग्रह के बाद उनके अन्य आंदोलनों पर भी हम लोग नज़र डालेंगे, और ये एक पूर्ण अपनी एक कक्षा आपकी है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल इसमें आलस आप बिल्कुल ना करिए किसी प्रकार का भी। तो इसके साथ आज का ये जो हिस्सा है ये ख़त्म होता है। इसके बाद नमक सत्याग्रह की हम लोग बात करेंगे कल। तब तक के लिए अलविदा।